नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे सम नेचुरल फिनोमिना। देखिए, तेज हवा, तूफान और साइक्लोन्स के बारे में आप पुराने चैप्टरों में पढ़ चुकी हैं। इस चैप्टर में हम करेंगे कि आसमानी बिजली या जिसे लाइटनिंग बोलते हैं वो क्या होती है, उसके गिरने से क्यों किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, बादलों के गरजने से क्यों आवाज़ आती है, ठीक है। और दूसरा हम करेंगे कि जो भूकंप है वो क्यों आते हैं और इन भूकंप और आसमानी बिजली या लाइटनिंग से बचने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम जो इनसे जो तबाही है उसको कम कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। लाइटनिंग क्या होती है? आसमानी बिजली। यू माइट हैव सीन spark on the electric pole when wire become loose. This phenomena is quite common when wind is blowing and shaking the wire. देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपके खंभे की जो तार हैं जो वो थोड़ी सी लूज हो जाती हैं या वो हिलती हैं, ठीक है, तेज हवा के कारण, तो उसमें थोड़ी सी ना स्पार्कलिंग हो जाती है। यहाँ पे स्पार्क आ जाते हैं, चिंगारी। स्पार्क को बोलते हैं चिंगारी, ठीक है। चिंगारी आएगी और आपको लगेगा कि आग ना लग जाए। आपने ऐसे ऐसे स्पार्क तब भी देखे होंगे जब कोई जो प्लग है वो लूज हो जाता है उसके सॉकेट में। ये जो लाइटनिंग है वो भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है, लेकिन उसका जो स्केल है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसमें जो तार है उसका स्केल छोटा सा होता है, जो ये स्विच है उसका भी थोड़ा सा एरिया है, लेकिन जो लाइटनिंग है उसका जो स्केल है वो काफ़ी बड़ा होता है। आगे है, इन एशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दीज स्पार्क्स। पुराने समय में लोगों को इनके चिंगारियों का, इन स्पार्क्स का कारण नहीं पता था। दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थॉट दैट द रेथ ऑफ गॉड वॉज विजिटिंग दैम। देखिए, उनको लगता था कि जो भगवान का गुस्सा है, प्रकोप है, वो उनके ऊपर टूट रहा है और वो इससे डरते थे। लेकिन अब हमें पता है कि जो लाइटनिंग है वो जो जो हमारी जो बादल हैं, बादलों में क्या होता है, चार्ज हो जाता है, प्लस 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 या माइनस माइनस, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये चार्ज के हो जाने की वजह से ये जब भिड़ते हैं आपस में तो लाइटनिंग होती है, ठीक है। अब क्या है, वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग। हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क्स। देखिए, डेडली क्यों यूज़ किया है? डेड का मतलब है मतलब मरा हुआ। डेडली स्पार्क्स क्या होती हैं कि ये किसी व्यक्ति को मार सकती हैं। देखिए, ये मार क्यों सकती हैं? देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे घरों में अगर हमें फ्रिज कूलर चलाना है तो हम 5 एम्पियर की भी चीज़ों से उसको 5 एम्पियर अगर करंट है तो हमारे घर के कुछ इक्विपमेंट्स चल सकते हैं। लेकिन इस लाइटनिंग में, इस आसमानी बिजली में 10,000 एम्पियर करंट होता है। तो अब आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा करंट इसमें होता है। और दूसरा रीज़न क्या है कि जो इसका टेम्परेचर है वो करीब 27,000 डिग्री सेल्सियस, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसका टेम्परेचर, इसका करंट है और जो इसका वोल्टेज है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। हमारे घरों में 220 वोल्ट काफ़ी होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो वोल्टेज है वो कुछ 10 करोड़ के आसपास लगा लो। 10 करोड़ के आसपास इसका वोल्टेज है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है। इसका वोल्टेज ज़्यादा है, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, इसमें करंट ज़्यादा है। इसकी वजह से किसी भी आदमी की मृत्यु हो जाती है। आगे है, द स्पार्क्स डेट द ग्रीक न्यू अबाउट। देखिए, कुछ स्पार्क्स थे, कुछ चिंगारियाँ थी जिसको ग्रीक का पता चल गया था उनको। द एंशिएंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC डेट व्हेन एम्बर क्या है? एक रिजाइन का, एक कपड़े का एक प्रकार होता है। उसको जब फर के साथ रब किया जाता है तो उसमें क्या होते हैं, उसमें थोड़ा सा चार्ज हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है। चार्ज होने जाने की वजह से वो जो हल्की हल्की सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट हैं, जैसे बाल हो गया, थोड़ी से रोए हो गया, वो उसको अट्रैक्ट करता है और वो उसके चिपक जाते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जब आप वुलन कपड़े या पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं उनको निकालते हैं तो उस पर बाल चिपके होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आम हो जाती हैं। और अगर आप यही चीज़, ये जो वुलन कपड़े हैं वो अंधेरे में निकाल लेंगे तो आपको ना उसमें से हल्की सी लाइट भी दिखेगी, स्पार्कलिंग होएगी। वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि आपको उससे नुकसान नहीं होता। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक जो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं,
उन्होंने शो किया कि जो लाइटनिंग है और जो स्पार्क है आपके कपड़ों का जो लाइटनिंग का और जो स्पार्क का जो फिनोमिना है वो बिल्कुल एक है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता लगाने में करीब 2000 साल लग गए। अब हम पढ़ेंगे जो प्रॉपर्टीज हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज की। Let us perform some activities to understand the nature of electric charge. But recall, first you have played a game. When you rub a plastic scale on your dry hair, the scale can attract small pieces of paper. देखिए आपने किया भी होगा शायद इससे पहले। एक आप स्केल को ले लो और अपने ड्राई हेयर में उसको रब करो। ठीक है, उसके बाद उसमें जो कागज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसके पास लेके जाएंगे तो उसको चिपक जाएंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि रब करने से स्केल में चार्ज आ जाता है और वो चार्ज की वजह से जो पेपर है वो उसके साथ चिपक जाता है। ऐसे ही आपने एक और एक्टिविटी करनी है। आपने एक बॉल पेन का रिफिल लेना है, उसको एक पॉलीथीन के साथ रब करना है और रब करने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जब आप लेके जाएंगे तो वो भी उसके साथ चिपक जाएंगे। एक एक्टिविटी दूसरी है 15.2। इसमें क्या किया है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको रब करना है। रिफिल है, रिफिल को करना है पॉलीथीन या वूलन क्लॉथ के साथ। जब आप रब करेंगे तो ये पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो चार्ज उसमें हो जाएगा। फिर है बैलून। बैलून को जब पॉलीथीन या वूलन क्लॉथ या ड्राई हेयर के साथ जब हम रब करते हैं तो वो भी अट्रैक्ट करता है पेपर्स को और वो भी चार्ज हो जाता है। देखिए ये सारे आप एक्सपेरिमेंट कभी भी कर सकते हैं, आपको थोड़ा यकीन हो जाएगा कि ये वाकई में ऐसा होता है। फिर है आप इरेजर लो। इरेजर को वूल के साथ करेंगे तो वो भी अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो भी चार्ज हो जाता है। लेकिन जब आप स्टील की स्पून को करेंगे पॉलीथीन या वूलन क्लॉथ के साथ वो अट्रैक्ट नहीं करता क्योंकि वो चार्ज नहीं होता। इसको समझते हैं आगे कि व्हेन ए प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद अ पॉलीथीन it acquires a small electric charge. Similarly, when a plastic comb is rubbed with dry hair, it acquires a small charge. These objects are called charged object. देखिए जो ऑब्जेक्ट रब करने के बाद जिसमें चार्ज आ जाता है, जैसे प्लास्टिक इस रिफिल में आ गया था, ये कॉम्ब में आ गया था या इरेजर में आ गया था, तो ये सारी चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाती हैं। और जब हम ये जो प्रोसेस होता है इसमें रिफिल बैलून के साथ साथ जो पॉलीथीन है, जो वूलन क्लॉथ है या जो हमारे ड्राई हेयर है उसमें भी चार्ज आ जाता है। आगे है टाइप ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। देखिए चार्ज कितने टाइप के होते हैं और उनका इंटरेक्शन ये हम समझेंगे कि चार्ज पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ। अगर वो सेम चार्जेस हैं, देखिए पॉजिटिव के साथ अगर नेगेटिव है तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे की तरफ खींचेगा। लेकिन अगर वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ अगर पॉजिटिव ही है तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धकेल लेंगे। ठीक है, इसे हम समझते हैं एक एक्टिविटी के उसमें कि आपने दो बैलून लिए, दोनों को थोड़ी सी डिस्टेंस पे लटका दिया। अब लटकाने के बाद क्या किया, इसको रब किया कि किसी वुलन कपड़े के साथ, और फिर आप देखो कि जो दोनों बैलून है एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों में सेम चार्ज आ जाता है। अब यही एक्टिविटी फिर दोबारा करनी है, फिर पेंसिल रिफिल के साथ करनी है। एक को पॉलीथीन के साथ करेंगे और फिर क्या करेंगे, पेंसिल रिफिल को एक ग्लास टम्बलर में रख देंगे। ये आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज्ड पेन रिफिल। पेन रिफिल के साथ करो। रब वन रिफिल विद पॉलीथीन, एक रिफिल को पॉलीथीन के साथ रब करो और उसको एक ग्लास टम्बलर में रख दो एक स्टैंड के साथ। रब द अदर रिफिल ऑल्सो विद पॉलीथीन, दूसरे रिफिल को भी पॉलीथीन के साथ रब करो। ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल, अब जो एक दूसरे को जो रिफिल है उनको एक दूसरे के पास लेके आओ, लेकिन ध्यान रहे कि आप उसको टच नहीं कर रहे हैं। आपको क्या दिखाई देगा कि क्या जो रिफिल है उसके थोड़ा सा कुछ फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। देखिए क्या वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। इसमें क्या होएगा कि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि उनके ऊपर सेम ही चार्ज लगा हुआ है।
इसमें इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो दो बैलून्स थे या दो जो रिफिल थे, ये रिफिल सेम ही मटेरियल के बने थे और सेम ही हमने सब्सटेंस से उनको रब किया था, इसलिए उनके ऊपर एक जैसा चार्ज आ गया और उन्होंने आपस में एक दूसरे को रिपेल कर दिया। अब क्या करना है, एक रिफिल को रब करना है, उसको ग्लास टम्बलर में पहले की तरह ही रख देना है, लेकिन अब की बार उसको रिफिल की बजाय एक बैलून से, जो बैलून को भी हमने वुलन के साथ या पॉलिथीन के साथ रब किया था, उन दोनों को आपस में पास लेके आना है, लेकिन उनको टच नहीं करवाना। उससे क्या होएगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आगे आपको समझ में, इससे हम समराइज करते हैं हमने क्या क्या समझा कि देखिए, ए चार्ज बैलून रिपेल ए चार्ज बैलून। देखिए दो बैलून हैं, दोनों को चार्ज करते हैं, सेम सी चीज़ से हमने उसको चार्ज रब किया तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ए चार्ज रिफिल रिपेल ए चार्ज रिफिल। दो रिफिल हैं, दोनों को सेम पॉलिथीन से रिफिल रब किया, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक चार्ज बैलून है और एक चार्ज रिफिल है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आगे आपको समझ में, आगे है, we can say that the charge of same kind repel each other while the charge of different kind attract each other। इससे हमें समझ आ गया कि जो एक जैसे जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन अगर अलग अलग चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आगे है, it is a conversation to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with silk as positive। देखिए अगर हम मान लो कोई एक ग्लास रोड है, उसको हमने सिल्क के साथ रब किया तो हम कह सकते हैं कि शायद उसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया होगा, ठीक है, लेकिन इसमें पॉजिटिव है तो दूसरा कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन ए चार्ज ग्लास रोड इज ब्रोट near a charged plastic straw rubbed with a polythene there is attraction between the two। देखिए जब हमने ग्लास रोड को रब किया, ठीक है, सिल्क के साथ, तो उसमें मान लो आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक, फिर उसको प्लास्टिक स्ट्रो जिसको पॉलिथीन के साथ रब किया था उसके पास लेके आए, अब प्लास्टिक स्ट्रो में आ गया माइनस, नेगेटिव। तब एक ये हमने अभी देखा था, अगर दोनों अलग अलग चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसे हमें समझ में आ गया कि अगर चार्ज अलग अलग हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे और अगर चार्ज सेम है तो वो रिपेल करेंगे। What do you think would be the kind of the charge on the plastic straw? Your guess, the plastic straw would carry a negative charge is correct। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा कि अगर ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है तो प्लास्टिक के स्ट्रो के ऊपर नेगेटिव का चार्ज होगा, तभी उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। देखिए आगे क्या है, द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। ये क्या चार्जेस कैसे होते हैं, स्टैटिक होते हैं कि ये मूव नहीं कर सकते। दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, वो अपने आप मूव नहीं कर सकते। व्हेन चार्जेस मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एक इलेक्ट्रिक करंट। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास 6। देखिए इलेक्ट्रिक करंट तब होता है जब कोई चार्ज मूव करता है, लेकिन जो ये चार्जेस हैं इस टाइप रबिंग करने से वो चार्ज ऐसे हैं वो मूव नहीं कर सकते, अपने आप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसलिए ये चार्जेस को स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। द करंट इन ए सर्किट विच मेक्स ए बल्ब ग्लो और द करंट दैट मेक्स ए वायर हॉट इज नथिंग बट ए मोशन ऑफ चार्ज। देखिए आपको पता है करंट क्या होता है, करंट में जो चार्ज है उसका मोशन होता है, ठीक है, ये मान लो इधर मूव कर रहे हैं, अगर जो मोशन है उसी की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और वही इलेक्ट्रिसिटी होती है, कहते हैं, जिससे हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाता है, ठीक है। ये सब किसकी वजह से होता है कि जो चार्जेस हैं वो मोशन में है। आगे है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज। देखिए ट्रांसफर ऑफ चार्ज क्या होता है कि जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे से में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसमें आपने क्या किया कि एक एम्प्टी जार बोतल ले ली, ठीक है, फिर एक कार्डबोर्ड लिया जिसका जो साइज है वो इस बोतल के मुंह से थोड़ा बड़ा है, अब उसमें एक छेद कर लिया
ताकि उसमें जो एक पेपर क्लिप है या ये एक पिन है वो उसमें जा सके आसानी से और उसको अटका सके। अब क्या किया, ओपन द फिर जो फिगर 15.4 में जो ये की है, जो ये पेपर क्लिप है उसको ऐसा खोल लो और उसको एक एल्युमिनियम की 2 स्ट्रिप्स उसमें लटका दो। एक थोड़ा, एक का साइज बड़ा होना चाहिए, 4 × 1 सेंटीमीटर उसका साइज होना चाहिए। अब ये जो सेम जो फिगर है आपको बिल्कुल ऐसे ही लेना है। एक जार लेना है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखना है, उसके बीच में से छोटा सा छेद करके उसमें एक पेपर क्लिप लगा देनी है। पेपर क्लिप को नीचे से मोड़ देना है ताकि 2 एल्युमिनियम की जो फॉइल है वो उसमें लटका सकें। अब आगे क्या करना है, चार्ज रिफिल एंड टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। अब एक रिफिल को आपने चार्ज किया और जो पेपर क्लिप है उसकी एंड पे आपने रब कर दिया, उसको टच कर दिया। उससे क्या होएगा कि जो फॉइल है वो एक दूसरे से रिपेल करेंगी। ठीक है, ये रिपेल क्यों करी, क्योंकि उन्होंने एक जैसा चार्ज उनके आ गया था और सेम चार्ज आने की वजह से उन्होंने एक दूसरे को रिपेल कर दिया था। आ गया समझ में। आगे है कि द एल्यूमिनियम फॉइल strip receive the same charge from the charge refill through the paper clip. Remember that metals are good conductor of electricity. The strip carrying similar charges repel each other and they become wide open. Such a device can be used to test whether an object is carrying charge or not. This device is known as electroscope. देखिए इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट में कि उसमें चार्ज है या नहीं है हम उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि जब ये जो रिफिल था जिसमें चार्ज था उसको जब इस पेपर क्लिप यहाँ पे क्लिप के पास लेके आए तो उससे क्या हुआ, जो चार्ज था, ये एक मेटल है क्लिप, तो मेटल में चार्ज वो एक गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, वो जो चार्ज था वो यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से चार्ज यहाँ चला गया, फिर ये इनमें क्या हुआ, सेम चार्ज आ गया। सेम चार्ज आने की वजह से एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं। ठीक है, आगे आई होप आपको समझ आ रहा होगा बिल्कुल। आगे है कि लेट अस फाइंड दैट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू ए मेटल कंडक्टर। इसे हमें पता चल गया कि एक मेटल की कंडक्टर की हेल्प से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो सकता है। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद हैंड एंड यू विल फाइंड ए चेंज इन द फॉइल स्ट्रिप। अब क्या हुआ, अब जो पेपर क्लिप है उसके एंड को टच करो और आप देखेंगे कि जो फॉइल स्ट्रिप है उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है। They come back to their original state. Repeat charging the foil strip and touching the paper clip. Every time you will find that the foil strip collapse as soon as you touch the paper clip with hand. Why does it happen? The reason is that the foil strip lose charge to earth through their body. We can say that the foil strip are discharged. देखिए अब क्या करेंगे आप, बार बार ये जो है ये एल्यूमिनियम की जो फॉइल है आपने यहाँ पे रिफिल्स को लगाया, जैसे ही लगाएंगे तो एक दूसरे के दूर भागेंगी। ठीक है, दूर भागेंगे और जैसे आप इसको हटा लेंगे तो थोड़ी देर बाद ये फिर पास में आ जाएंगी। ठीक है, ये पास आ जाएंगी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब इनका जो चार्ज था वो खत्म हो गया और जब चार्ज खत्म हो जाता है तो उसे बोलते हैं डिस्चार्ज। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग या अर्थिंग बोलते हैं। कि देखिए हमारे जो घरों की जो सेटिंग होती है, फिटिंग होती है वायर्स की, उसमें एक अर्थ की भी वायर होती है ताकि अगर जो चार्ज है वो एक्स्ट्रा है वो सीधा अर्थ में चला जाए और किसी को करंट ना लगे। आगे है द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। देखिए लाइटनिंग या जो आसमानी बिजली है उसकी क्या कहानी है। आपने 7th क्लास में देखा था कि एक जो थंडर स्टॉर्म है वो कैसे हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो एयर करंट है वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं और जो वाटर ड्रॉपलेट है वो नीचे की तरफ मूव करती हैं। इनके जो मूवमेंट की वजह से जो चार्ज है वो सेपरेट हो जाता है बाय ए प्रोसेस। इसे हम पढ़ते हैं। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। ठीक है,
You have learnt in class 7th that during the development of a thunderstorm, the air current move upward. जो हवा है वो ऊपर की तरफ जाती है और जो वाटर ड्रॉपलेट है वो नीचे की तरफ आती हैं। ठीक है, जो पानी की जो ड्रॉप है, जो वेपर्स बनने के बाद वो नीचे की तरफ आती हैं। इससे क्या होता है, दिस विगोरस मूवमेंट कोज सेपरेशन ऑफ चार्ज। देखिए ये एक दूसरे में आएंगी, टकराएंगी, तो इसमें क्या होएगा, रब होएंगी। रब होने से क्या होएगा, उसमें चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे काफ़ी सारा चार्ज आ जाता है। देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। बट बाय ए प्रोसेस नॉट येट कम्प्लीटली अंडरस्टूड द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड। देखिए जो क्लाउड्स हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ आ जाता है और जो नेगेटिव है वो नीचे की तरफ आ जाता है। देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड ऑल्सो। देखिए जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे भी क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे भी हवा चलती है। ये हवा की वजह से या दूसरे जो चेंजेस हैं वो भी आपस में टकराते हैं, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पैदा कर देते हैं। अब क्या हुआ, नीचे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो चार्ज है वो नीचे की तरफ जाएंगे और वो एक बिजली को पैदा कर देंगे, उसे मूवमेंट होएगी चार्ज की। ठीक है, देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड ऑल्सो। When the magnitude of the accumulated charge become very large, the air, which is normally a poor conductor of electricity, is no longer able to resist their flow. देखिए वैसे हवा क्या होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर नहीं होती, लेकिन क्या होएगा कि जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन अब उसको हवा भी नहीं रोक पाएगी कि वो उसकी मूवमेंट को रोक सके। जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव चार्ज है वो मीट करते हैं और एक ब्राइट लाइट साउंड के साथ उसको प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम बोलते हैं लाइटनिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। देखिए इसमें काफ़ी तेज आवाज़ क्यों आती है। देखिए आवाज़ का एक कारण होता है, अभी मैंने पहले ही बताया था कि जो इसका टेम्परेचर है यहाँ पे, वो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। आपने घरों में देखा होगा कि जब कढ़ाई में गर्म तेल है, मान लो कढ़ाइया है, इसमें तेल डाल दे, यहाँ पे तेल में जैसे ही प्याज वगैरह डाल देंगे, प्याज क्या हुआ, ठंडा हुआ। ठीक है, तेल क्या है, गरम है। अब गरम में जब ठंडा डालते हैं तो एकदम आवाज़ आती है आपको, ठीक, शन सन सिंह की आवाज़ आएगी। तो ये जो आवाज़ है ऐसे ही लाइटनिंग में होता है कि लाइटनिंग का जो इसका जो टेम्परेचर है चार्ज का, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और जब ज़्यादा टेम्परेचर होएगा और जो बाहर का जो हवा है वो ठंडी होती है, ज़्यादा टेम्परेचर ठंडी हवा में जाएगा तो आवाज़ आएगी, इसलिए हमें लाइटनिंग की आवाज़ आती है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड। देखिए ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, जो लाइटनिंग है, आसमानी बिजली है, ये 2 या 2 से ज़्यादा क्लाउड के बीच में भी हो सकती है, या 2 क्लाउड या क्लाउड्स और अर्थ के बीच में भी हो सकती है। टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटन बाय लाइटनिंग लाइक अवर इंसेस्टर डिड। देखिए जो हमारी पढ़ाई लिखी का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हम अब भी इस आसमानी बिजली से डरेंगे जैसे हमारे पूर्वज डरते थे, क्योंकि ये एक बेसिक नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग, हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ। देखिए ये इतनी, इसकी जो इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इससे आदमी तो क्या पूरी बिल्डिंग भी तबाह हो सकती है, इसलिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो उसको समझने के लिए और भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो लाइटनिंग है इसकी हम जो सेफ्टी है वो क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले है, ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। आपको खुली जगह में नहीं जाना चाहिए। आपको एक आगे क्या है, हीरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू ए सेफर प्लेस। देखिए क्या होती है, आवाज़ आने लग जाती है कि अब शायद बिजली गिर सकती है, तो ये जो बिजली आएगी आसमानी बिजली से पहले ही आपको एक सेफ जगह पे चले जाना चाहिए। आफ्टर हीरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेम प्लेस। अगर कोई सुरक्षित जगह है, जब तक आपको आखिरी जो बिजली की आवाज़ आती थी उसके बाद भी थोड़ी देर तक वहाँ पे रुको, जब तक वो बिल्कुल शांत नहीं हो जाता उससे पहले आप बाहर मत निकलो।
फाइंडिंग ए सेफ प्लेस, देखिए सुरक्षित प्लेस किसको बोलते हैं? इफ़ यू ट्रेवल बाय ए कार और बाय बस यू आर सेफ इनसाइड विद विंडोज एंड डोर ऑफ द व्हीकल शट। देखिए अगर या तो आपका घर है या जो बिल्डिंग है वो सेफ है, या अगर आप कार या बस में हैं तो उसकी जो खिड़की और जो दरवाजे हैं उसको बंद रखो तो आप सेफ है। आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म। आउटसाइड, देखिए अगर आप बाहर हैं तो ओपन व्हीकल लाइक मोटर बाइक, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार आर नॉट सेफ। जैसे हमने पहले बताया है कि उनकी खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद रखो। ओपन फील्ड, टॉल ट्रीज, शेल्टर इन पार्क, एलिवेटेड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक। देखिए ओपन कोई भी ऑटोमोबाइल है हमें वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ओपन स्पेस में नहीं होना चाहिए। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल ए गुड आइडिया फॉर ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। हमें कोई छाता भी साथ में नहीं रखना चाहिए। इफ़ इन ए फॉरेस्ट, अगर जंगल में हो, टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज, जो छोटे छोटे पेड़ हैं तो उसके नीचे खड़े हो, ना कि बड़े बड़े पेड़ों के नीचे। लेकिन अगर कोई शेल्टर ही अवेलेबल नहीं है एंड यू आर इन ओपन फील्ड, अगर आप खुली जगह में हैं तो जितना दूर हो सके पेड़ों से दूर रहो, और जो खंबे हैं वहाँ से दूर रहो, और जो मेटल के ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ से भी दूर रहो। आप डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे मत पड़े रहो। इंस्टेड स्क्वेट लो ऑन द ग्राउंड, देखिए जो स्क्वेट पोजीशन है यहाँ पे ऐसे बैठ जाओ आप। प्लेस योर हैंड ऑन योर नीज विद योर हेड बिटवीन द हैंड्स, आप इस पोजीशन में कि जो आपके हाथ है वो नीज पे हो और जो आपका सिर है वो आपके हाथों पे हो। दिस पोजीशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक, इससे क्या होगा, आप छोटे से छोटा टारगेट हो जाएंगे कि जिसपे बिजली आके गिरे। ये सारी चीजें थी अगर आप बाहर हैं। अगर आप घर के अंदर हैं तो क्या करना चाहिए? लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कोड, इलेक्ट्रिक वायर एंड मेटल पाइप। देखिए जो लाइटनिंग है वो क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, तो जहाँ जहाँ पे भी चार्ज होएगा तो वहाँ पे भी उसके स्ट्राइक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म कंटैक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड, इनसे दूर रहो। इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फोन्स एंड कोडलेस फोन, देखिए मोबाइल फ़ोन जहाँ पे कोई तार वार का कोई चक्कर नहीं है आप उनको यूज़ कर सकते हैं, या जिन फ़ोन में कोई तार नहीं है वो भी। हाउएवर इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अप ए पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर फोन थ्रू ए वायर्ड फोन। लेकिन देखिए अगर किसी के घर पे मोबाइल फ़ोन नहीं है और तार वाला फ़ोन ही वो यूज़ कर रहा है तो आप उसको फ़ोन ना करें। बेदिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कंटैक्ट विद रनिंग वाटर, देखिए नहाना भी नहीं चाहिए अगर पानी बह रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कंप्यूटर, टीवी, उनको अनप्लग कर दो, मतलब उनकी कनेक्शन काट दो बिजली से, उनको कोई कनेक्ट नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल लाइट कैन रिमेन ऑन, दे डज नॉट कोज हार्म, देखिए जो लाइट्स हैं उनको हम ऑन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आगे है लाइटनिंग कंडक्टर, देखिए लाइटनिंग कंडक्टर क्या होते हैं, ये एक जैसे इसमें एक फोटो है, इस बिल्डिंग के ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर लगा रखा है। इसके अंदर से जो वायर वगैरह है वो नीचे सीधा ग्राउंड में जाती है, और यहाँ पे एक कॉपर प्लेट लगी हुई है। ये क्या करती है, जो लाइटनिंग क्या होती है, जो चार्ज होती है उसको अपने साथ अर्थ में ले जाती है, और जो बिल्डिंग है या उसमें जो भी आदमी है उनको कोई नुकसान ज़्यादा नहीं होता। Lightning conductor is a device used to protect building from the effect of lightning. A metallic rod taller than the building is installed in the wall of the building during its construction. देखिए कंस्ट्रक्शन के दौरान ही एक मेटेलिक रोड है उसको ज्वाइन करा जाता है और सीधा फिर उसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। वन एंड ऑफ द रोड इज केप्ट आउट इन द एयर, एक उसका जो एंड है वो हवा में रखते हैं और जो दूसरा है उसको नीचे मिट्टी में दबा देते हैं। द रोड प्रोवाइड एन ईजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड, और जो रोड है वो एक अच्छा रूट उसको प्रोवाइड कर देता है जो चार्ज आ रहा है ऊपर से। द मेटल कॉलम्स यूज्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड वाटर पाइप इन द बिल्डिंग ऑल्सो प्रोटेक्ट अस टू एन एक्सटेंट। देखिए जो कंस्ट्रक्शन के टाइम जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, जो वाटर की जो पाइप्स हैं वो भी हमें बचाती हैं, लेकिन बट डू नॉट टच दैम ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, लेकिन उनको हमें टच नहीं करना चाहिए। आई होप कि आपको जो लाइटनिंग थी, जो बिजली, आसमानी बिजली थी, वो समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
आगे है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होते हैं कि भूकंप। अभी आपने थंडरस्टॉर्म के बारे में पढ़ा और फिर लाइटनिंग के बारे में पढ़ा, तो जैसे आपने साइक्लोन के बारे में पढ़ा ऐसे ही अब हम करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट ए थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया। देखिए जो वेदर डिपार्टमेंट है, अगर कहीं पे तूफान आने वाला है, थंडरस्टॉर्म आने वाला है, तो हमें वो थोड़ा बहुत आगाह कर देता है, हमें वार्न कर सकता है। इफ ए थंडरस्टॉर्म अकर देर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग एंड साइक्लोन्स अकम्पनिंग इट। देखिए अगर थंडरस्टॉर्म हो रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि लाइटनिंग भी होएगी और साथ के साथ में साइक्लोन भी आएगा। So we get time to take measures to protect ourselves from the damage caused by these phenomena। देखिए हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है और हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाने लग जाते हैं, इससे हम बच जाते हैं। लेकिन एक ऐसा फिनोमिना भी है जिसे हम अब तक प्रिडिक्ट नहीं कर पाए हैं, हमें उसका प्रिडिक्शन नहीं पता, और वो क्या है? वो भूकंप है, वो है अर्थक्वेक। इट कैन कोज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन ए ह्यूज स्केल। देखिए ये क्या है, कश्मीर में एक अर्थक्वेक आया है, अभी कुछ साल पहले दिल्ली में भी आया था, गुजरात में आया था। इस भूकंप से घर भी तबाह हो जाते हैं, जान और माल दोनों को ही नुकसान होता है। ठीक है, आगे है ए मेजर अर्थक्वेक अकर्ड इन इंडिया ऑन 8 अक्टूबर 2005 इन उरी एंड तंगधार टाउन ऑफ नॉर्थ कश्मीर। बिफोर दैट ए मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। देखो गुजरात में, कश्मीर में काफ़ी भयंकर जो भूकंप है वो आए हुए हैं और जिससे जान और माल दोनों को ही नुकसान हुआ है। अब है कि अर्थक्वेक क्या होता है, ये क्यों होता है, हम इसके जो इफ़ेक्ट है उसको कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये सब हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनते रहिए कि व्हाट इज एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? देखिए भूकंप मतलब भू मतलब धरती, कंप मतलब कांपना, क्वेक मतलब हिलना, अर्थ मतलब अर्थ धरती का हिलना, ये होता है भूकंप। देखिए एन अर्थक्वेक इज ए सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ विच लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। देखिए थोड़ी सी टाइम के लिए जो हमारी अर्थ है वो हिलने लग जाएगी या ट्रेम्बल कांपने लग जाएगी। इट इज कोज्ड बाय ए डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। देखिए जो अर्थ का क्रस्ट होता है, देखिए जो यह है ऊपर लेयर क्रस्ट, ठीक है, ये होता है अंदर, अंदर के जो थोड़े से इसके हिलने की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस होती हैं, उसकी वजह से जो बाहर वाला एरिया है ये भी हिल जाता है। इसके हिलने की वजह से हमारे यहाँ पे भूकंप आ जाते हैं। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे कि जो अर्थक्वेक हैं वो हर टाइम होते रहते हैं पूरी धरती के ऊपर। दे आर नॉट इवन नोटिस, उनको हम नोटिस भी नहीं करते क्योंकि कई बार वो स्केल उनकी ज़्यादा होती है और कई बार कम होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो अर्थक्वेक्स हैं वो समुद्र में ही पाए जाते हैं और हम वहाँ पे नहीं रहते तो हमें उसका नहीं पता चलता। मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रिक्वेंट। देखिए जो भारी मेजर अर्थक्वेक्स हैं वो कभी कभार ही होते हैं, कुछ सालों में होते हैं, लेकिन दे कैन कोज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल। लेकिन जैसे ही वो आते हैं तो उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। अर्थक्वेक है उनसे क्या आ सकती है? बाढ़ आ सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है और सुनामी भी आ सकती है। एक मेजर सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को इंडिया में। ठीक है, इससे क्या हुआ था, जो भी कोस्टल एरियाज थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। आगे है कि जो अर्थक्वेक है उसका क्या कारण है, अर्थक्वेक क्यों होते हैं। देखिए एंशिएंट टाइम्स में पीपल को नहीं पता था कि अर्थक्वेक क्यों होते हैं। जैसे उनको बिजली गिरने का नहीं पता था, वो उसको भगवान का गुस्सा मानते थे, ऐसे ही अर्थक्वेक का नहीं पता था। तो ऐसे ही एक मिथिकल कहानी है, पुरानी कहानी है जो भूजो की दादी ने उसे समझाई। तो उस समय जो मिथ थे वो काफ़ी प्रचलन में थे, लेकिन अब हमें पता है कि जो ट्रीमोर्स हैं ये किसकी वजह से, जो भूकंप है, ये जो हलचल है वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि जो अर्थ का जो क्रस्ट है वहाँ पे थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ये क्या है? इनर कोर, येलो वाला, ये क्या है? इनर कोर। फिर ऊपर है आउटर कोर और फिर है मेंटल और फिर है क्रस्ट। जो अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से जो ऊपर वाला लेयर है वो हिल जाता है। ठीक है, द आउटर मोस्ट
लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस। देखिए ये सिर्फ एक पीस नहीं है, ऐसा नहीं है कि जैसे हमने रोटी बनाई, ठीक है, रोटी बना दी तो ये एक पीस है पूरा, या जो एक ब्रेड की स्लाइस है ये पूरा एक पीस है। जो हमारी अर्थ है वो काफ़ी सारे पीसीस से जुड़ के बनी हुई है, ठीक। ये ऐसे ऐसे अलग अलग पीस हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। इट इज़ फ्रेगमेंटेड, ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड ए प्लेट, और हर उसको जो हिस्सा है उसे हम बोलते हैं प्लेट। दिस प्लेट आर इन कंटिन्यूअल मोशन, ये जो प्लेट्स हैं वो लगातार हिलती रहती हैं। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर और ए प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलोजन। देखिए कई बार क्या होती है, ये जो प्लेट्स है जिसे हम प्लेट बोलते हैं वो एक दूसरे से या तो टकरा जाती हैं, ठीक है, टकरा जाएंगी तो वहाँ पे भूकंप आ जाएगा उस एरिया में। जैसे यहाँ पे टकराई तो भूकंप आएगा। देखिए होता क्या है, जो हमारी अर्थ है वो काफ़ी सारी ऐसे मोटी मोटी प्लेट्स की बनी हुई है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये जो प्लेट्स आपस में जब टकराएंगी या तो एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी या स्लाइड्स करेंगी या एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। दूर हो जाएंगी तो वहाँ पे ज्वालामुखी आएगा, और एक दूसरे से टकराएंगी तो भूकंप आएगा या एक दूसरे के नीचे स्लाइड करेंगी। इससे क्या होएगी, जो अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है। देखिए ये दो प्लेट्स दिखा रखी हैं, इसमें क्या हुआ, ये दो प्लेट हैं, एक उधर चलेगी और एक इधर आ गई, या जो प्लेट्स हैं ये इसके नीचे चलेगी, ये कोलाइड होगी। तो ये सारे जो डिस्टर्बेंस हैं उनकी वजह से अर्थक्वेक आ जाते हैं। ऑल्दो ये करते हैं, दे कॉज डिस्टर्बेंस इन अर्थ क्रस्ट, इट इज डिस्टर्बेंस दैट शो अप एन अर्थक्वेक ऑन द surface of the earth, movement of earth plate. Although we know for sure what causes an earthquake, it is not yet possible to predict when and where the next earthquake might occur. इसे प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है कि अगला कब आएगा अर्थक्वेक। Tremors on the earth can also be caused when a volcano erupts or a meteor hit the earth or an underground nuclear explosion is carried out. देखिए जो भूकंप है, जो कंपन है, वो तब भी हो सकती है अगर कहीं पे वोल्केनो फूट रहा है या कोई मीटियोर है वो अर्थ को हिट करता है या कहीं पे अंडरग्राउंड है वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रही है। लेकिन ज़्यादातर जो अर्थक्वेक हैं वो होते हैं अर्थ की जो प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट की वजह से। Since earthquake are caused by movement of the plate, the boundary of the plates are weak zone where earthquake are most likely to occur. देखिए जहाँ पे इनका जो जोन है वो वीक होगा वहीं पे ही ज़्यादा भूकंप आएगा, ठीक है। और जब वीक जोन होते हैं प्लेट का उसे बोलते हैं सिस्मिक या फॉल्ट जोन। इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटेंड आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय। देखिए जो हिमालय है, ये जो यहाँ का ये वाला बीच वाला पार्ट है, ये वाला एरिया ज़्यादा सिस्मिक या फॉल्ट जोन का एरिया है, यहाँ पे भूकंप होने की ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और दूसरा एरिया है नॉर्थ ईस्ट और रन ऑफ कच्छ, राजस्थान और इंडो गैंगेटिक प्लेन। ये साउथ इंडिया में भी कुछ एरिया हैं वो डेंजर जोन में आते हैं। देखिए इंडिया में भी काफ़ी एरियाज़ हैं, हिमालय हो गया, राजस्थान हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, गुजरात हो गया, या साउथ के भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे भूकंप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि नीचे ही वहाँ पे वो प्लेट्स होती हैं। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। देखिए जो अर्थक्वेक की कितनी पावर है उसे हम रिश्टर स्केल में नापते हैं कि उसकी कितनी पावर है। Really destructive earthquake have magnitude higher than 7 on the Richter scale. देखिए अगर इस स्केल का जो रीडिंग है वो 7 से ज़्यादा आई तो उसका जो मैग्नीट्यूड है बहुत ज़्यादा होता है और वो काफ़ी तबाही ला देता है। अभी जो आपने कश्मीर की फ़ोटो देखी थी उसमें जो स्केल पे 7.5 से भी ज़्यादा रीडिंग आई थी। देखिए एक सिस्मोग्राफ क्या होता है, ए टिपिकल सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड द ट्रीमर्स प्रोड्यूस्ड वेव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो ट्रेमर हैं वो वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं अर्थ के सरफेस पे। जो कंपन है, कंपन से क्या होगा, वेव्स प्रोड्यूस होंगी। दीज आर कॉल्ड सिस्मिक वेव, और इन वेव्स को बोलते हैं सिस्मिक वेव। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ, और जो वेव्स हैं उसको सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक वाइब्रेटिंग कॉर्ड होता है एंड ए पेंडुलम विच स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रीमर्स अकर। देखिए ये सिर्फ क्या है, एक पेंडुलम है
उसको स्ट्रिंग से लगा रखा है, एक रोड है, ठीक है। सिर्फ जैसे ही उसको कंपन होएगी तो वो पेंडुलम है वो हिलने लग जाएगा, और जैसे ही वो हिलेगा तो उसमें रीडिंग्स नोट होने लग जाएंगी। A pen attached to the vibrating system. The pen records seismic waves on a paper which moves under it. By studying these waves, scientists can construct a complete map of earthquake as shown in figure 15.14. आगे है, दे कैन ऑल्सो एस्टिमेट इट्स पावर टू कोज डिस्ट्रक्शन, जो और वो एस्टिमेट भी लगा सकते हैं कि उसकी कितनी पावर है। नीचे है 15.14 ए मैप ऑफ अर्थक्वेक। देखिए यहाँ पे क्या है, ये एपिसेंटर है, इसका फोकस यहाँ पे है, ये उसका एपिसेंटर है, ये आउटर एरिया है, ये उसका फोकस है, ये अर्थ का सरफेस है, और यहाँ से ये वेव्स चारों तरफ निकल रही हैं। आगे है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। इससे पहले थोड़ा सा रह गया कि रिश्टर स्केल इज नॉट लीनियर। दिस मीन्स दैट अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 does not have 1.5 times the destructive energy of an earthquake of magnitude 4. In fact, an increase of 2 in magnitude means 1000 times more destructive energy. Therefore, an earthquake of magnitude 6 has 1000 times more destructive energy than an earthquake of magnitude 4. देखिए, अगर किसी भूकंप के जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है और किसी का 6 है, तो जो 6 वाले का जो मैग्नीट्यूड होगा, जितने वो तबाही डालेगा, तो वो 1000 ज़्यादा गुना होगा 4 वाले की तबाही से। आ रहा समझ में आपको? अब क्या कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट हमें अगर प्रोटेक्शन लेनी है तो हम क्या करें? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, it is necessary, it is therefore important that we take necessary precautions to protect ourselves all the time. People living in seismic zone where the earthquake are more likely to occur have to be specially prepared. First of all, the building in these zones should be so designed that they can withstand major trembles. मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल। देखिए, आजकल की जो बिल्डिंग्स हैं वो ऐसी इस टेक्नोलॉजी पे बनाई जाती हैं कि अगर तेज कंपन भी हो जाती है तो बिल्डिंग भी में ज़्यादा नुकसान नहीं होता और वो उस कंपन को झेल जाती है। आगे है, इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज़ क्वेक शेक। क्वेक शेक मतलब जो हिलता है, कंपन होती है, उससे वो सेफ हो जाती है। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर। जो अच्छे आर्किटेक्ट हैं और जो इंजीनियर हैं, आप उनको कंसल्ट करो कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले। और जहाँ पे जो हाई सिस्मिक एरियाज़ हैं, जहाँ पे भूकंप आने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, तो जो मड और टिम्बर का वो बेटर होता है हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल से, ठीक है, कि रूफ जो है वो उनको लाइट से लाइट रखो, उनमें ज़्यादा वजन ना डालो। इन केस द स्ट्रक्चर फॉल्स डैमेज विल नॉट बी हैवी। अगर स्ट्रक्चर गिर भी जाता है तो जो डैमेज है वो कम होएगा। इट इज़ बेटर इफ द कबर्ड्स एंड द शेल्फ आर फिक्स टू द वॉल सो डैट दे डू नॉट फॉल ईजिली। अगर कबर्ड है और जो शेल्फ है वो वॉल के साथ अगर फिक्स होंगे तो वो इतनी जल्दी से नहीं गिरेंगे। बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम, वाटर हीटर एट्सेट्रा, सो इन द इवेंट ऑफ अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन पीपल। देखिए, जहाँ पे ज़्यादा खतरा है, हो सकते हैं कि चांसेस ज़्यादा आने के, तो उनको अपना फोटो फ्रेम्स या दीवार घड़ी वगैरह ध्यान से लटकानी चाहिए, कहीं वो किसी पे गिर ना जाए। Since some building may catch fire due to an earthquake, it is necessary that all the buildings, especially tall buildings, have fire फाइटिंग इक्विपमेंट इन वर्किंग ऑर्डर। देखिए, जो टॉल बिल्डिंग है उनमें आग लग सकती है और वहाँ पे जो आग बुझाने के जो वो है डिवाइसेस हैं वो वहाँ पे होने चाहिए। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रूरकी हैज़ डेवलप्ड नो हाउ टू मेक क्वेक रेसिस्टेंट हाउसेज। देखिए, एक रूरकी का जो इंस्टीट्यूट है उसने क्वेक रेसिस्टेंट हाउसेज को बनाने का कुछ थोड़ा सा तरीका ढूंढ लिया है। अगर आप घर पर हैं, टेक शेल्टर अंडर ए टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स। आप टेबल के नीचे बैठ जाओ और जब तक शेकिंग नहीं रुकती तो आप वहीं पे बैठे रहो। टॉल और हैवी ऑब्जेक्ट से आप बचो, तो कहीं वो आप पे गिर ना जाए। अगर आप बेड पे हैं तो आप मत उठो, अपना हेड को पिल्लो के साथ प्रोटेक्ट करो। इफ़ यू आर आउटडोर, अगर आप बाहर हैं तो आप क्लियर स्पॉट को ढूंढो, बिल्डिंग से, ट्री से, या जो पावर जो लाइन से ऊपर तार वार है आप उनसे दूर रहो।
और या ग्राउंड पे आप बैठ जाओ। अगर आप कार में है, बस में है, तो बाहर मत निकलो, अपने ड्राइवर को बोलो कि कोई सी खाली जगह पे, साफ जगह पे आप चले जाएं। और जब तक मत निकलो जब तक ये भूकंप के झटके नहीं रुकते। देखिए, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लास्ट तक पहुंचे हैं तो प्लीज़ मेरे दूसरे वीडियोस भी देखिए, हिस्ट्री के, साइंस के, मैथ्स के, हिंदी के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के। ठीक है, आप सारे मेरी बाकी वीडियोस भी देखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तब के लिए नमस्कार और बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।